तो एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायु सेना की ओर से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कई सारी वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं, जिसके लिए अगर आप यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स में एंट्री अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको हम AFCAT बोलते हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये आपको देना होगा अगर आप यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स में एंट्री चाहते हैं। फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल हो गया, और NCC स्पेशल एंट्री भी यहाँ पर इनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने रखी है। तो ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन जो है आप सबमिट करोगे। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं जो भी यहाँ पर इन्होंने रखी है, तो आप यहाँ पर दोस्तों फॉर्म को लगा सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं 2 दिसंबर 2024 से, और 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर फॉर्म जो हैं वो फिल किए जाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे जाना होगा फॉर्म फिल करने के लिए कैरियर्स indianairforce.cdac.in पर, या फिर fcut.cdac.in पर आपको जाना हो। इनमें से किसी भी एक साइट पर आप चले जाइए और यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन एयर फोर्स इनवाइट इंडियन सिटीज़न, यानी मेन और वुमेन दोनों यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं एज ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए। ऑनलाइन AFCAT एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, यानी जो आपका FCAT एग्जामिनेशन है इसको यहाँ पे कराया जाएगा 22 फरवरी 2025 से लेकर 23 फरवरी 2025। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन की डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है, और जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो आपने देखी ली, 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंट्री बताई गई है FCAT एंट्री, AFCAT एंट्री, और इसमें ब्रांच रहेगी फ्लाइंग। तो फ्लाइंग में यहाँ पर मेन के लिए दोस्तों और 21 वैकेंसी, वुमेन के लिए 9 वैकेंसी। फिर ग्राउंड ड्यूटी यहाँ पे टेक्निकल के लिए यहाँ पे देखिए AE के लिए यहाँ पे 95, और इस तरीके से यहाँ पे वुमेन में भी देखिए AE के लिए 27 हैं, AEM के लिए 14 मतलब यहाँ पे वैकेंसी है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या है AE, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे वैकेंसी देखिए कितनी क्या वैकेंसी है यहाँ पे मेन और वुमेन की। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में देखो यहाँ पर हैं वेपन सिस्टम्स। तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो ब्रांचेस हैं नॉन टेक्निकल में, वो यहाँ पे बताया गया इनकी ओर से। तो कितनी क्या वैकेंसी मेल और फीमेल की हैं वो आप यहाँ पर देखिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में देखिए 10% सीट्स आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज ऑफ परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। ओके, तो ये यहाँ पे मतलब NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी यहाँ पे एंट्री है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो जो SSC ऑफिसर्स हैं, मतलब जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, यहाँ पे मेन फ्लाइंग ब्रांच में मेन और वुमेन SSC ऑफिसर इज़ 14 ईयर्स, 14 साल के लिए आपको यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है यहाँ पर भी 14 ईयर्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। वुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड एक्सटेंशन ऑफ 4 ईयर, मतलब यहाँ पे आपको 10 ईयर का ही रहेगा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल में। आपका जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, यहाँ पे आपका जो टेन्योर है 10 साल का रहेगा, ये एक्सटेंशन 4 ईयर का जा सकता है। टोटल यहाँ पे 14 ईयर का रहेगा। और जो परमानेंट कमीशन है, तो यहाँ पे ये जो PC लिखा है ना इन्होंने शॉर्ट में, ये होता है परमानेंट कमीशन वुड बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट
अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी, मेरिट एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसीज ऑन द सब्जेक्ट। तो एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, 14 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा, और पीसी मतलब परमानेंट कमीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑल इंडिया लेवल से यहाँ पर ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में एंट्री चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, पहले एग्ज़ाम देना होता है आपको AFCAT का। तो ऑल इंडिया लेवल से यहाँ पे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एज यहाँ पर आप देखिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 20 साल से 24 साल तक आपकी एज जो है होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को आप काउंट कर लेना। और बर्थ डेट भी बताइए, 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और ये जो 2 डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई है ये भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो ब्रांच है इसके लिए यहाँ पे 20 से 26 साल एज बताई गई है। 1 जनवरी 2026 को ही आपकी एज यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो आपकी आसानी के लिए इन्होंने बताया कि 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये 2 जो डेट्स मेंशन की गई ये भी इसमें इंक्लूड रहेगी। अनमेरिड होने चाहिए आप, जब यहाँ पर आप मतलब फॉर्म को फिल करेंगे या ट्रेनिंग के दौरान आप अनमेरिड होने चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान आपको शादी भी नहीं करनी है, अगर शादी कर ली तो यहाँ पे आपको डिस्चार्ज कर लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए दोस्तों यहाँ पे आपने 10+2 किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड, मतलब 12th पास आप किया होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथ में, और फिजिक्स में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। या फिर दोस्तों और में बताया है कि या तो आपने BE BTech डिग्री की हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। तो ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे देखी। उसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो यहाँ पर जो AE मैंने आपको बताया था ना, AE अभी हम आगे देखेंगे। तो AE का यहाँ पे मतलब क्या है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक है। तो AE का यहाँ पर ये मतलब होता है, जो वैकेंसी इन्होंने शुरू में बताई थी। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे कैंडिडेट विद ए मिनिमम 50% मार्क्स आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होने चाहिए 10+2 लेवल में, और आपने मिनिमम 4 ईयर की डिग्री की हो, मतलब एंड ए मिनिमम ऑफ कम से कम 4 ईयर की डिग्री की हो आपने। ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए 12वीं आपने किया हो, फिजिक्स मैथ में आपके 50% मार्क्स हो 12वीं क्लास में। साथ में यहाँ पे बताया है इन्होंने कि आपने 4 ईयर की डिग्री की हो, और यहाँ पे नीचे बताया गया कि कौन सी ब्रांचेस में आपने ये करके रखी हो। तो कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। या तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने की हो, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हो, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन की हो। तो इसमें से जो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने की हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन्स बताए गए इनमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे देखो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की, अब ये वाली थी ये थी दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, यानी AEE इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने क्वालिफिकेशन देखी। अब यहाँ पर मैकेनिकल में देखो, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, इसके लिए भी आपने 12वीं किया हो, फिजिक्स और मैथ में 50% मार्क्स हो, और इंजीनियरिंग आपने ये जो नीचे डिसिप्लिन्स बताए गए ना, इनमें किसी में आपने इंजीनियरिंग की हो 4 ईयर की। फिर नेक्स्ट दोस्तों है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए इसमें यहाँ पे है वेपन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में इन्होंने WS लिखा है। तो वेपन सिस्टम के लिए आपने यहाँ पे 12वीं किया हो दोस्तों, और इसमें मैथ और फिज़िक्स जो है
मैथ और फिज़िक्स में 50-50 मार्क्स जो है आपके होने चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन की हो मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स मतलब आपने की हो किसी भी डिसिप्लिन में। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, तो और में बताया है कि आपने मतलब 12वीं भी किया हो, साथ में बीई या फिर बीटेक आपने किया हो 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, जिसको इन्होंने AL शॉर्ट में इन्होंने लिखा होगा, शुरू में आपको पता नहीं लग रहा होगा। यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में इन्होंने बताया है कि आपने 12वीं किया हो एंड ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो 3 साल की किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज विद ए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। फिर है अकाउंट्स ब्रांच है, जिसको शॉर्ट में इन्होंने AB लिखा था, तो ये है अकाउंट्स ब्रांच। तो अकाउंट्स ब्रांच के लिए 10+2 आपने किया हो, ग्रेजुएशन भी दोस्तों किया हो आपने, जो यहाँ पे डिसिप्लिन्स नीचे दिए गए ना, इनमें आपने किसी में भी ग्रेजुएशन की हो और ग्रेजुएशन में आपके कितने हो 60% मार्क्स हो, ठीक है, 60% मार्क्स हो, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और ये जो नीचे डिसिप्लिन बताए गए ना, इनमें किसी में भी आपने ग्रेजुएशन अपनी की हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। फिर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में यहाँ पे 10+2 आपने किया हो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो, पास्ट 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, इंक्लूडिंग integrated course offering PG single degree without permission to exit and lateral entry and with 60% marks in graduation in any discipline। तो यहाँ पे इन्होंने बताया 10+2 आपने किया हो दोस्तों, और साथ में PG किया हो 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, और इंक्लूड किया है यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें ऑफ़र कर रहे हो, ऑफरिंग PG यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हो सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एंट्री, तो 60% मार्क्स के साथ ये होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पर है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी के लिए यहाँ पे देखो, इसके लिए आपने 12वीं किया हो और BSc आपने किया हो विद फिज़िक्स और मैथ से 60% मार्क्स के साथ, या फिर और में बताया है इसके इक्विवेलेंट में, मतलब इसके इक्विवेलेंट अगर कोई कोर्स आपने करके रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बताया कि 4 ईयर ग्रेजुएशन की हो आपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, जो नीचे यहाँ पे डिसिप्लिन बताए गए हैं, तो भी यहाँ पे मेट्रोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये नीचे डिसिप्लिन बताए गए, इसमें अगर आपने 10+2 के बाद दोस्तों ये 4 ईयर का जो मतलब डिग्री आपने करके रखी है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड in 10+2 पैटर्न ऑफ एग्जाम आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्सेज। तो नोट फर्स्ट में इन्होंने क्या लिखा है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जो 12th है 10+2 पैटर्न में यहाँ पे मतलब किया है, वो एलिजिबल होंगे इन कोर्सेज के लिए। एंड नोट 2 में इन्होंने लिखा है कि एक सीट रिजर्व है फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए, इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, एंड द कैंडिडेट मे बी एम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटीज़ ऑफ द IAF आफ्टर कमीशनिंग। तो ये आप यहाँ पर दोस्तों अच्छे से देख लेना, काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है। और नीचे यहाँ पे नोट नंबर 4 में देखिए, कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं फाइनल ईयर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में डिग्री कोर्स के अंदर, आर येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी प्रेजेंट बैकलॉग एंड शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स अप टू द लास्ट सेमेस्टर ईयर फॉर विच रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड अप टू द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करते टाइम पर आपका जो रिज़ल्ट है ना वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताई ना फॉर्म की, तो लास्ट डेट तक आपका यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए और आपकी डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशन बाई 30 नवंबर 2025। तो 30 नवंबर 2025 तक आपको यहाँ पे मतलब सबमिट करना पड़ेगा डिग्री एग्जामिनेशन का जो प्रूफ है कि भाई आपका क्वालिफाई हो चुका है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा।
पासिंग द डिग्री एग्जामिनेशन प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब देखो अप्लाई कैसे आपको करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, या तो आपको जाना पड़ेगा कैरियर्स इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पर या फिर fcat.cdac.in पर जाना पड़ेगा। आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी रहेगा, ज़रूरी रहेगा फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, और इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान दे देना। बाकी यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो यहाँ पे एग्ज़ाम कहाँ पर आपका कहाँ पर आप जा सकते हो देने के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। एफकेट कैंडिडेट्स ओनली 7 फरवरी 2000 ऑनवर्ड क्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। और फ़ीस यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस अब यहाँ पर हम देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना वो यहाँ पे कितनी लगने वाली, तो देखो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस फॉर AFCAT एंट्री तो 550 रुपये प्लस GST जो भी लगेगा वो यहाँ पे आपकी फ़ीस रहेगी। ऑनलाइन मोड से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर AFCAT एंट्री नॉट एप्लीकेबल फॉर NCC स्पेशल एंट्री। तो NCC स्पेशल एंट्री के लिए यहाँ पे फ़ीस नहीं रखी गई है, बाकियों के लिए 550 रुपये की फ़ीस है। और जो एडमिट कार्ड आएंगे वो यहाँ पे ऑनलाइन ही डाउनलोड किए जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी, तो जो भी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होगा, जो भी डेट मेंशन है उस डेट तक अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लिया है तो आपका जो एग्ज़ाम है 22 फरवरी 2025 सैटरडे के दिन या फिर 23 फरवरी 2025 संडे के दिन यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पे बताया गया है, जैसे पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम, वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ कैप्चरिंग, सीटिंग ऑफ कैंडिडेट्स, कंडक्ट ऑफ एफकेट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन, तो एग्ज़ाम रहेगा AFCAT, सब्जेक्ट रहेंगे जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब्जेक्ट रहेगा जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का रहेगा। और ये जो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड विल बी इंग्लिश ओनली, और ये इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने देखा 3 नंबर का रहेगा और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आपका जो नंबर है 1 नंबर माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे जब आप यहाँ पर जाओगे। बाकी यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, स्टैंडर्ड क्या रहेगा एंड स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट इज़ अवेलेबल, तो ऑनलाइन जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है ऑन द AIF की वेबसाइट के ऊपर, कैरियर इंडियन एयरफोर्स .cdac पर जा सकते हो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, या फिर fcat.cdac.in पर आप जा सकते हो, क्या प्रैक्टिस ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, तो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने सिलेबस तो देख ही लिया कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ामिनेशन की सिटीज़ यहाँ पे बताई गई है, मतलब जहाँ पर ये AFCAT का एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा ना, तो ये यहाँ पे कौन कौन सी देखो, जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, उसमें आपको सिटी का नाम देना है कि कहाँ पर आप जा सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन सिटीज़ कौन कौन सी रहेंगी वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी आपके नियरेस्ट में सिटीज़ रहती है ना, वहाँ पर जहाँ पर आप जा सकें, वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालें। तो ये एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ बताई गई जहाँ पर आपके एग्ज़ाम जो हैं वो कराए जाएंगे। लिस्ट ऑफ लोकेशन इज़ टेंटेटिव एंड मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये सेंटर्स आपने देख लिए जहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है ये होने वाला है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट आप होने चाहिए व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो वेरियस टेस्ट एट AFSB। यू शुड एम टू अचीव एंड एबिलिटी टू रन 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स में आपको रनिंग करनी पड़ेगी, 10 पुशअप करने पड़ेंगे, 3 चिन पुशअप्स रहेंगे, और टेटोज़ वगैरह जो है आपने नहीं बनाए होने चाहिए बॉडी पर, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का जो रिलीजियस सिंबल है वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जाएगा, कितना क्या दिया जाएगा वो आप यहाँ पर देख लेना। जैसे AC थर्ड टायर, AC चेयर कार, और एक्चुअल जो नॉर्मल बस फेयर रहेगा वो यहाँ पे दिया जाएगा, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपीयर होंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये आप यहाँ पर देख लेना दोस्तों, कितना क्या आपको यहाँ पे मिलेगा। जो पहले भी जिन्होंने अटेंड किया एग्ज़ामिनेशन तो उनको नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उनको यहाँ पर जो नॉमिनल किराया होगा बस का या फिर ट्रेन का तो वो उनको मिल जाएगा। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग इज शेड्यूल टू कमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। पहले जो हफ्ता जनवरी 2026 का रहेगा फॉर ऑल कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसका टाइमिंग यहाँ पे बताई गई है, उसकी डेट वगैरह यहाँ पे बताई गई है, मतलब मंथ बताया गया है, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 बताई गई है। द अप्रॉक्सीमेट ट्रेनिंग जो यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल के लिए, तो ये रहेगा 62 वीक्स का, एंड दैट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल का रहेगा 52 वीक्स का। एट कहाँ पर? एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स। फिर यहाँ पे फिजिकल कंडीशनिंग में देख लीजिए, यहाँ पे रनिंग का बताया गया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देमसेल्फ इन गुड फिजिकल कंडीशन में आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। रनिंग, स्किपिंग, पुशअप्स, सिटअप्स, चिन अप्स, रोप क्लिम्बिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, तो आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा। पे एंड अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि फ्लाइंग ऑफिसर के लिए जो आपकी पे रहेगी एज़ पर डिफेंस मैट्रिक्स, तो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रेंज कर सकती है लेवल 10 के हिसाब से। फ्लाइंग कैडेट्स शैल रिसीव ए फिक्स स्टाइपेंड, और जो फ्लाइट कैडेट्स हैं वो यहाँ पे रिसीव करेंगे फिक्स स्टाइपेंड 56,100 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तो 1 ईयर की जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें यहाँ पे फ्लाइंग कैडेट्स के लिए फिक्स स्टाइपेंड रहेगा 56,100 रुपया। मतलब ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ट्रेनिंग है आपकी 1 साल की, तो ट्रेनिंग में आपका ये स्टाइपेंड फिक्स रहेगा। अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। इन एडिशन टू पे अलाउंसेज आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, तो नेचर ऑफ ड्यूटी के बेस पर या प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बेस पर आपको यहाँ पे अलाउंसेज रहते हैं। इंक्लूड्स फ्लाइंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल, फील्ड एरिया, स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया का आपको यहाँ पे अलाउंस मिलता है। स्पेशल फोर्स का सियाचिन आइलैंड स्पेशल ड्यूटी, टेस्ट पायलट एंड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, एरिया एंड रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेज वगैरह, ये सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी आपका हो जाता है। ओके,
तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों जितनी भी चीज़ें इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको बताई हैं वो सारी आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।